रिश्ते को तार तार कर देने वाली आज की सच्ची घटना की शुरुआत होती है कर्नाटक राज्य के बेंगलुरु से। वहीं के राजाजी नगर क्षेत्र दिलीप ऑप्रेक्स के मालिक जयकुमार जैन अपने पूरे परिवार के साथ रहा करते थे। जयकुमार जैन पेशे से एक टेक्सटाइल्स बिजनेसमैन थे। उनके छोटे परिवार और खुशियों से भरे जीवन में उनकी पत्नी पूजा के अलावा एक 15 साल की बेटी रिया और रिया से एक छोटा भाई भी था। जयकुमार जैन का टेक्सटाइल्स वाला बिजनेस काफी अच्छा चल रहा था। यही कारण था कि जयकुमार जैन के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। परिवार के सभी लोगों की ख्वाहिश जयकुमार जैन पूरी तरीके से पूरी कर देते थे। आसपास के लोग जयकुमार जैन को देखकर वैसी ही जिंदगी जीने की तमन्ना रखते थे। मगर आज के समय में देखा जाए तो जिस घर में अच्छे रिश्ते होते हैं वहां पैसों की कमी होती है, और जिस घर में पैसे की कोई दिक्कत नहीं होती है उस घर के रिश्तों के बीच बहुत ज्यादा कड़वाहट भर जाती है। लेकिन जयकुमार जैन के पास अच्छे रिश्ते के साथ अच्छा पैसा भी था, इसलिए वह खुद को काफी भाग्यशाली महसूस करते थे। कहा जाता है कि छोटा परिवार सुखी परिवार, और शायद जैन परिवार के लिए यह कहावत बिल्कुल फिट थी, क्योंकि जयकुमार जैन और उनकी पत्नी पूजा एक दूसरे पर और दोनों अपने बच्चों पर खूब प्यार लुटाया करते थे। दरअसल जयकुमार जैन अपनी बेटी और बेटे को तहे दिल से प्यार करते थे और चाहते थे कि वह भी जिंदगी में खूब नाम कमाए। शायद पिता की सोच अपनी बेटी के लिए सही थी, लेकिन जयकुमार जैन को क्या पता था कि उनकी मौत उनकी लाडली बेटी रिया के हाथों लिखी है, क्योंकि कुछ दिनों के बाद इस परिवार में एक ऐसी घटना घटती है जो शायद एक बाप बेटी के रिश्ते को कलंकित करने वाली घटना थी। तो आखिर क्या थी वह घटना और क्या कुछ हुआ इस कहानी में आगे, इन्हीं सारी बातों को जानने के लिए इस वीडियो में आखिर तक जरूर बने रहें। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को अभी ही सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दे, और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें। आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत हौसला बढ़ाता है। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। एक दिन जयकुमार जैन को अपनी पत्नी और अपने बेटे को अपने पुंडुचेरी में रहने वाले एक रिश्तेदार के यहाँ भेजना था। 17 अगस्त 2019 को शाम तक पुंडुचेरी जाने की तैयारी भी पूरी हो चुकी थी, और शाम को लगभग 7:30 बजे के आसपास जयकुमार जैन और पत्नी रिया और अपने बेटे को कार में लेकर रेलवे स्टेशन छोड़ने गए। उन्होंने अपनी बेटी को भी पूछा तो बेटी ने रेलवे स्टेशन जाने से मना कर दिया। बेटी के मना करने पर जयकुमार जैन रेलवे स्टेशन की तरफ अपने बेटे और पत्नी के साथ निकल गए। उन दोनों को ट्रेन में बैठाने के बाद अपनी गाड़ी को वापस घर की तरफ मोड़ लेते हैं। गाड़ी में बैठे जयकुमार जैन इसी सोच में डूबे थे कि पत्नी और बेटे के कुछ दिनों की ट्रिप में जाने के बाद वह घर को खाली खाली महसूस करेंगे, लेकिन उन्हें खुशी इस बात की थी कि उनकी बेटी उनके साथ थी। जयकुमार जैन घर पहुंचकर अपनी बेटी के साथ रात का खाना खाते हैं और कुछ देर दोनों बातें करते हैं, और फिर दोनों अपने अपने कमरों में सोने के लिए चले जाते हैं। जयकुमार जैन सोने से पहले एक गिलास दूध पिया करते थे, लेकिन आज उनकी पत्नी पुंडुचेरी चली जाने की वजह से यह दूध का गिलास उनकी बेटी लेकर आती है। बेटी के हाथ में दूध का गिलास देखकर पिता को ऐसा लगने लगा जैसे कि मानो पत्नी घर में न होने के बावजूद अब उनकी बेटी ही घर को संभाल लिया करेगी। गिलास का दूध टेबल पर रखने के बाद बेटी रिया अपने पिता से दूध पीने को बोलकर वापस अपने कमरे में चली जाती है। जयकुमार जैन दूध के गिलास को छूकर उसकी गर्माहट को महसूस करते हैं, और अब उन्हें लगता है कि दूध पीने लायक हो चुका है। वह दूध भरा गिलास उठाकर पीकर आराम से सो जाते हैं। अगली सुबह तारीख थी 18 अगस्त 2019, जब जयकुमार जैन के पड़ोसियों ने उनकी बेटी रिया की चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर बाहर आया तो देखा कि जयकुमार जैन के घर के बाथरूम में ऊंची ऊंची आग की लपटें निकल रही थी, जिसे देखकर पड़ोसी भी डर गए। उन्होंने तुरंत फायर ब्रिगेड को फोन घुमाया और फायर ब्रिगेड वालों ने मौके पर पहुंचकर जयकुमार जैन के घर में लगी आग पर काबू पाया। फायर ब्रिगेड वाले कर्मचारी आग को पूरी तरीके से बुझाने के लिए जब बाथरूम के अंदर जाते हैं तो वहां जयकुमार जैन की आग में झुलसी डेड बॉडी पड़ी थी। फायर ब्रिगेड वाले इस घटना की जानकारी पास के लोकल पुलिस स्टेशन में देते हैं। पुलिस के आने के बाद यह खबर मोहल्ले में आग की तरह फैल जाती है।
टेक्सटाइल्स व्यापारी जयकुमार जैन की मृत्यु आग में झुलसने के कारण हो गई और देखते ही देखते पड़ोसियों की पूरी भीड़ जयकुमार जैन के घर के पास इकट्ठा हो गई। जयकुमार जैन को जानने वाले सभी लोग उनके साथ घटी इस घटना को देखने दौड़कर चले आए। पुलिस भी लाश की शिनाख्त करते हुए पूछताछ करना शुरू करती है। उसमें जयकुमार जैन की बेटी रिया रोते हुए बताती है कि उनके पिता सुबह सुबह नहाने बाथरूम में गए थे, तभी अचानक इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट होने के कारण बाथरूम में आग लग गई, जिसके कारण पापा अंदर ही झुलस गए। पापा ने अंदर ही दरवाजा बंद कर रखा था, इसलिए मैं उनकी कोई मदद नहीं कर सकी। लेकिन जब पुलिस वालों ने फायर ब्रिगेड वालों से उनका बयान लिया तो उन्होंने बताया कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी, लेकिन इतनी खतरनाक आग नहीं लग सकती जिसमें कोई शख्स जलकर इतनी बुरी तरीके से मर जाए। फायर ब्रिगेड का यह बयान काफी चौंकाने वाला था। पुलिस ने अपने सीनियर अधिकारियों को इस घटना के बारे में बताया, क्योंकि जयकुमार जैन एक नामी बिजनेसमैन थे और उनकी मौत हुई थी। उनकी छानबीन के लिए वहां के सहायक पुलिस और डीएसपी को भी इस केस में शामिल किया गया था और कुछ ही देर बाद पुलिस आयुक्त और डीएसपी कुछ फॉरेंसिक टीम को लेकर घटनास्थल पर पहुंच चुके थे। घटनास्थल की जानकारी लेने पर सभी जरूरी सबूत इकट्ठा करने के बाद पुलिस को भी यह लगता था कि जयकुमार जैन की मौत शॉर्ट सर्किट से आग लगने के कारण हुई है। लेकिन जब पुलिस की टेबल पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट रखी जाती है तो उसमें जयकुमार जैन की मौत को लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा होता है। दरअसल पोस्टमार्टम रिपोर्ट यह बता रही थी कि जयकुमार जैन की मौत आग में झुलसने के कारण नहीं, बल्कि खून की कमी और ब्रेन में खून ना पहुंचने के कारण हुई थी। पुलिस के लिए यह रिपोर्ट काफी चौंकाने वाली थी, क्योंकि ब्लड की कमी और ब्रेन में ब्लड नहीं पहुंचना सिर्फ एक ही बात की तरफ इशारा कर रहा था कि जयकुमार जैन को किसी धारदार वाले हथियार से मारा गया था, जिसमें ब्लड लॉस होने के कारण उनकी मौत हो गई थी। लेकिन फिर उनकी बेटी ने ऐसा क्यों कहा कि उनके पापा की मौत शॉर्ट सर्किट में आग लगने और झुलसने के कारण हुई थी? जब पुलिस को भी लगने लगा कि जयकुमार जैन की मौत कोई दुर्घटना नहीं बल्कि हत्या है, किसी ने बड़ी चालाकी के साथ हत्या को अंजाम दिया है, क्योंकि जयकुमार जैन की बेटी रिया का बयान पोस्टमार्टम रिपोर्ट से बिल्कुल ही मैच नहीं कर रहा था। इसलिए पुलिस इस केस की छानबीन और भी गहराई से शुरू कर देती है। सूत्रों के अनुसार बताया जाता है कि जब पुलिस की फॉरेंसिक टीम दोबारा रिया के घर पर गई तो वहां पर सोफे में कुछ ब्लड के सैंपल मिले, जो कि साफ किए गए। तो फॉरेंसिक टीम की इस रिपोर्ट पर पुलिस की नजर पड़ती है तो पुलिस का शक अब और भी गहरा हो जाता है कि जयकुमार जैन के साथ जरूर कुछ गलत हुआ था। पुलिस ने लोगों से पूछताछ के दौरान उन्हें पता लगता है कि जयकुमार जैन के बारे में इतना कुछ सुना तो पुलिस के भी मन में जयकुमार जैन के लिए एक बहुत ही अच्छी सी छवि क्रिएट हो जाती है और पुलिस वाले भी इस अच्छे व्यक्ति की हत्या करने वाले हत्यारे जल्द से जल्द पकड़ना चाहती थी और उसे सजा देना चाहती थी। पुलिस अभी भी पड़ोसियों से पूछताछ करने में लगी थी। तभी पुलिस को एक चौंकाने वाला बात पता चलता है। कुछ लोग पुलिस को बताते हैं कि जयकुमार जैन की बेटी का गुपचुप तरीके से पड़ोस में ही रहने वाले एक परवीन नाम के लड़के के साथ चक्कर चल रहा था। पुलिस को जब रिया और परवीन के प्रेम संबंधों के बारे में पता चलता है तो पुलिस को यह बात कुछ खास नहीं लगती है, लेकिन पुलिस जयकुमार जैन से जुड़े हर एक पहलू को बारीकी से टटोलना चाहती थी। इसलिए उसने पड़ोस में रहने वाले परवीन से भी पूछताछ करना शुरू कर दिया। पूछताछ में रिया के साथ परवीन भी इस बात पर हामी भरता है कि जब रिया के पिता के साथ यह दुर्घटना हुई थी उस वक्त रिया के साथ परवीन भी उस घर में मौजूद था। पुलिस को अब भी यह बात एक मामूली प्रेम प्रसंग लग रहा था, लेकिन उसके तार जयकुमार जैन की मौत से जुड़े हो सकते थे। पुलिस इतना तो समझ चुकी थी कि जयकुमार जैन की हत्या में कहीं न कहीं रिया और परवीन शामिल है। इसलिए पुलिस ने तुरंत ही रिया और परवीन को हिरासत में ले लिया और उनकी फोन डिटेल्स और लोकेशन का पता करने लगी। दोनों के फोन डिटेल्स से जो सबूत सामने आता है, जिसे देखकर पुलिस भी चौंक जाती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और दोनों के फोन डिटेल्स से यह देखकर चीजें क्लियर हो जाती है। पुलिस का शक अब यकीन में बदल जाता है कि जयकुमार जैन की हत्या की गई थी और इस हत्या के पीछे कोई और नहीं बल्कि उनकी 15 साल की बेटी और उसका बॉयफ्रेंड परवीन शामिल था। पुलिस मौजूदा सबूत के तौर पर परवीन और रिया दोनों को गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन दोनों अभी भी इस बात पर अड़े थे कि हत्या उन्होंने नहीं की है, उनका इसमें कोई हाथ नहीं है। लेकिन पुलिस यह जानती थी कि इन दोनों ने ही मिलकर इस हत्या को अंजाम दिया है। बस जरूरत थी
उनको सच उगलवाने की। अब पुलिस अपनी पूछताछ का तरीका बदलते हुए दोनों को अलग अलग कमरों में ले जाती है। क्योंकि रिया नाबालिग थी, इसलिए उससे ज्यादा सख्ती से पूछताछ नहीं की जा सकती थी, लेकिन परवीन 19 साल का था, इसलिए पुलिस उसके साथ सख्ती से पूछताछ शुरू करती है। पुलिस के डंडे को देखकर परवीन डर जाता है और वह सब कुछ सच कबूल कर लेता है। और साथ ही परवीन इस हत्याकांड में रिया का भी नाम पुलिस वालों को बता देता है। रिया को जब पता चलता है कि परवीन ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है तो वह टूट जाती है और पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल कर लेती है। हैरान करने वाली बात यह थी कि पुलिस इस केस में अपना पूरा समय देकर इसे महज 24 घंटों में ही सॉल्व कर लिया था और पुलिस की पूरी छानबीन में रिया और परवीन को हत्या का दोषी बताया गया। लेकिन सवाल तो अभी भी आपके मन में ही होगा कि आखिर इन दोनों ने ऐसा क्यों किया, इस घटना को अंजाम क्यों दिया और कैसे दिया। तो चलिए जानते हैं एक भले इंसान जयकुमार जैन को जान से मारने के पीछे की पूरी कहानी की सच्चाई क्या थी। जयकुमार जैन की बेटी रिया बेंगलुरु शहर के एक इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ा करती थी। रिया को प्यार करने वाला परवीन भी उसी स्कूल में पढ़ा करता था। परवीन के पिता एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते थे, लेकिन कुछ समय पहले कंपनी ने उन्हें कुछ पैसे देकर कंपनी से निकाल दिया। परवीन के पिता की नौकरी तो चली गई थी, लेकिन कंपनी ने उसे अच्छे खासे पैसे भी दिए थे। परवीन के पिता उन सारे पैसों को अपने बेटे के नाम बैंक में जमा कर दिया था और उन पैसों से मिलने वाले ब्याज से वह अपना घर चलाया करते थे। जब परवीन को यह बात पता चलती है कि रिया उसी के घर के आसपास से स्कूल आती है तो उन दोनों की दोस्ती और भी गहरी हो जाती है। यह दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। लेकिन बात कुछ अजीब थी, क्योंकि परवीन रिया से 3 साल बड़ा था। रिया अभी 10वीं कक्षा की स्टूडेंट थी, वहीं परवीन 10वीं पास करके शहर के किसी प्राइवेट कॉलेज में बीकॉम कर रहा था। इधर रिया का स्कूल परवीन के कॉलेज से थोड़ा दूर था, इसलिए दोनों का मिलना जुलना कम ही होता था। लेकिन फिर भी परवीन समय निकालकर रिया से मिलने चला जाया करता था और जिस दिन मिलने का प्लान नहीं बन पाता था वह दोनों फोन पर ही बात कर लिया करते थे। अक्सर घर पर रिया परवीन से फोन कॉल से बात किया करता था। पिता जयकुमार जैन अपनी बेटी के लंबे लंबे फोन कॉल से बहुत ज्यादा चिंतित हुआ करते थे, लेकिन फिर भी जयकुमार जैन अपनी बेटी पर दबाव नहीं डालते थे। शायद उन्हें अपनी परवरिश पर भरोसा था, लेकिन लगातार फोन पर बात करने के कारण जयकुमार जैन को शक हुआ और जब उन्होंने रिया के फोन कॉल वाले लड़के के बारे में पता किया तो उन्हें पता चला कि वह लड़का उन्हीं के पड़ोस में रहने वाला है, जिसका नाम परवीन कुमार है। जिसके बाद जयकुमार जैन ने रिया को काफी हिदायतें दी और उन्हें बहुत अच्छे से समझाया भी, उस लड़के से दूर रहने को भी कहा। लेकिन पिता के मन में अपनी बेटी के लिए प्यार उसे कमजोर कर रहा था, इसलिए पिता ने रिया को आराम से समझाने की पूरी कोशिश की। लेकिन शायद रिया को अपनी जिंदगी में पिता के एडवाइस की कोई जरूरत नहीं थी, इसलिए पिता की लाख समझाने के बावजूद वो अपने बॉयफ्रेंड परवीन से छुप छुप कर मिला करती थी, फोन पर बात भी किया करती थी। रिया भले ही 15 साल की थी, लेकिन उसका शरीर एक मैच्योर लड़की की तरह था, इसलिए वह सुंदर दिखती थी। अक्सर उसकी सहेलियां उसकी तारीफ किया करती थी। रिया को अपने परिवार का दबाव बिल्कुल भी पसंद नहीं था। स्कूल में अपने दोस्तों के साथ हमेशा पढ़ाई लिखाई से ज्यादा फैशन, मॉडलिंग और हॉट लुक के कपड़ों वाली बातें किया करती थी। अब तक पिता को अपनी लाडली बेटी पर काफी गर्व हुआ करता था, लेकिन एक दिन रिया ने कुछ ऐसा कारनामा कर दिया जिसके बाद पिता को अपनी परवरिश पर शक होने लगा। दरअसल वह घर से झूठ बोलकर अपने बॉयफ्रेंड परवीन के साथ 5 दिनों के लिए मुंबई ट्रिप पर चली गई और वहां जाकर उसने खूब सारी मस्ती की। उसने हॉट कपड़ों में मॉडलिंग की कंपटीशन में भाग भी लिया। यह केवल रिया की मां पूजा को ही पता था, लेकिन बेटी के घर में न होने के कारण जयकुमार जैन जब पूछने लगे तो पूजा को भी मजबूरन बताना पड़ा कि रिया मुंबई गई है। जब रिया मुंबई से घर वापस लौटी तब जयकुमार जैन को काफी गुस्सा आया और उन्होंने अपनी बेटी की पिटाई भी कर दी और उसका मोबाइल तक छीन लिया। दरअसल पिता को यह बात पता थी कि रिया अपनी सहेलियों के साथ मुंबई गई है, लेकिन जब जयकुमार जैन ने उसकी सहेलियों को फोन किया तब उसकी सहेली ने बताया कि मेरे साथ नहीं बल्कि अपनी बॉयफ्रेंड परवीन के साथ मुंबई गई थी। उसके बाद वह गुस्से से लाल हो गए और उसने अपनी बेटी रिया की फिर से पिटाई कर दी। अब रिया अपने बचपन के खिलौनों और माँ बाप के प्यार को छोड़कर जवानी की दहलीज पर कदम रख चुकी थी और अब उसे अपनी माँ बाप की सोच और विचारों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मुंबई ट्रिप वाली हरकत के बाद भी रिया को सोच में ज्यादा बदलाव नहीं आया। माँ बाप हमेशा अपनी बेटी रिया की फिक्र में डूबे रहते थे।
और उसे सुधरने के लिए काफी प्यार से कभी डांट कर समझाते थे। लेकिन रिया अपने माता पिता की सोच से बेफिक्र होकर हर पल केवल प्रवीण के बारे में ही सोचती रहती थी। वह किसी भी हालत में प्रवीण से दूर नहीं होना चाहती थी। उधर कुछ ऐसा ही हाल प्रवीण का भी था। रिया पर पाबंदी लगने के बाद भी वह छुप छुप कर किसी न किसी बहाने से मिलने जाया करती थी। जब जयकुमार जैन ने अपनी बेटी रिया का मोबाइल फोन छीन लिया, तब प्रवीण ने उसे दोबारा नया मोबाइल ला कर दिया। अब रिया चोरी छुपे रात में प्रवीण से बातें करने लगी, लेकिन पिता भी अपनी बेटी पर लगातार नजर रखे थे। इसलिए एक दिन रात को वह फोन पर बात कर रही थी और पकड़ी गई। पकड़े जाने के बाद जयकुमार जैन उसे 2-3 थप्पड़ मारकर उसका मोबाइल फोन छीन लेते हैं। लेकिन इस बार पिता के थप्पड़ और मोबाइल फोन छीनने वाली बात का रिया के दिल पर गहरा असर पड़ता है। अब वह अपने पिता से और भी ज्यादा नफरत करने लगती है, आक्रोश भरी नजरों से देखने लगती है। रिया ने अपनी दिल की सारी बातें प्रवीण से मिलकर बताई और रोते हुए प्रवीण को कहने लगी कि मैं अपने माँ बाप से परेशान हो चुकी हूँ, मुझे अपनी आजादी वाली जिंदगी चाहिए। पुलिस के सामने रिया ने खुलासा किया कि जब पिता उसके मोबाइल फोन छीनकर उसे थप्पड़ मारा था, उसी दिन से रिया ने अपने पिता को मारने की प्लानिंग शुरू कर दी। मतलब जयकुमार जैन की मौत की प्लानिंग 1 महीने पहले से ही चल रही थी, लेकिन उन्हें कोई मौका ही नहीं मिला। इसके बाद दोनों लगातार इंटरनेट पर हत्या को दुर्घटना में बदलने जैसी कई सारी वीडियो देखा करते थे और कुछ वीडियो और फिल्म देखने के बाद दोनों ने जयकुमार जैन को मारने की पूरी प्लानिंग बना ली थी। और फिर जयकुमार जैन को मारने का मौका 17 अगस्त को मिल गया। रिया की मां और उसका बेटा किसी पारिवारिक समारोह में पुडुचेरी जाने वाला था। जो पिता अब तक अपनी बेटी को जान से भी ज्यादा प्यार किया करते थे, वही बेटी उसके पीछे पड़ चुकी थी और उसे जान से मारने की साजिश रच रही थी, और वह भी सिर्फ अपने प्यार को पाने के लिए। जब 17 अगस्त को जयकुमार जैन अपनी पत्नी और अपने बेटे को रेलवे स्टेशन छोड़कर वापस घर लौट रहे थे, तब रिया का बदलाव थोड़ा अलग सा था। रिया काफी खुश थी और पिता से काफी अच्छे तरीके से पेश आती है। पिता को भी लगा कि शायद अब रिया को अपनी गलती का एहसास हो चुका है, इसलिए पिता भी खुश थे और दोनों ने मिलकर साथ खाना खाया और खूब सारी बातें भी की। इसके बाद दोनों अपने अपने कमरों में सोने के लिए चले जाते हैं। तभी रिया प्लान के मुताबिक दूध में नींद की 6 गोलियां मिलाकर अपने पिता को दे दिया और पिता अपनी बेटी की कारतूत से अनजान था। दूध पीकर आराम से सो जाते हैं। लेकिन रिया अपने कमरे में इंतजार कर रही थी कि जयकुमार जैन पर कब नींद की गोलियों का असर शुरू होगा। थोड़ी ही देर बाद रिया अपने पिता के कमरे में आती है और अपने पिता को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन नींद की गोलियों का डोज इतना हाई था कि अब जयकुमार जैन एक लाश की तरह बेहोश पड़े थे। पिता को बिस्तर पर इस तरह देखकर वह काफी खुशी हो जाती है और उसने तुरंत प्रवीण को फोन करके अपने घर बुलाती है। प्रवीण भी प्लान के मुताबिक अपने साथ एक धारदार चाकू लेकर उसके घर पे आ जाता है और फिर दोनों ने मिलकर जयकुमार जैन के शरीर के ऐसे बॉडी पार्ट पर हथियार से वार करना शुरू किया जिससे इंसान की मौत जल्द से जल्द हो जाए। बेहोशी की हालत में जयकुमार जैन ना तो विरोध कर सके और ना ही अपने आप को बचाव कर सके। जयकुमार जैन दूध पीकर एक प्यारी नींद में सो चुके थे ताकि वह अगली सुबह उठकर सुबह का सूरज देख सके। लेकिन शायद उनकी बेटी रिया को यह बात मंजूर नहीं थी। उसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने पिता की हत्या एक खौफनाक तरीके से अंजाम दे दिया और अपने पिता को मरने के बाद उसे कमरे से घसीटते हुए बाथरूम तक ले गई और उसके बाद रूम में लगे सारी खून और सारे धब्बों को मिटा दिया। चादर में भी खून लगा था जिसे वॉशिंग मशीन में धोकर सूखने के लिए छत पर डाल दिया। कमरे की सफाई करने के बाद दोनों अब उस डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए आसान तरीका ढूंढने लगती है। 18 अगस्त की सुबह घर से रिया निकलती है और पेट्रोल की भरी 3 बोतलें लेकर वापस घर पहुंचती है और बाथरूम में पड़े पिता पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। इस घटना की कहानी को सुनकर शायद विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है कि कैसे एक बेटी अपने पिता को इतनी खतरनाक मौत दे सकती है, लेकिन बेटी ने जो किया था वह शायद लोगों के मन में बाप बेटी के रिश्तों को कलंकित करने वाला था। जयकुमार जैन के शरीर पर पेट्रोल छिड़कने के बाद जब माचिस की जलती हुई तिल्ली उसके शरीर पर जाकर टकराती है तो आग की ऐसी लपटें उठने लगती है जिसे देखकर जयकुमार जैन के पड़ोसी तुरंत ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी को बुलाते हैं और इधर रिया नाटक करना शुरू कर देती है और जोर जोर से चिल्लाकर पड़ोसियों से मदद मांगना शुरू कर देती है। इस हत्याकांड को अंजाम देने के बाद लोगों और पुलिस को एक झूठी कहानी बयान के रूप में सुनाती है
जिसमें रिया ने बताया कि शॉर्ट सर्किट होने के कारण बाथरूम में आग लग गई, जिससे पापा झुलसकर बाथरूम में ही मर गए। इस तरह दोनों ने हत्याकांड को दुर्घटना का रूप दे दिया और कुछ समय के लिए पुलिस वालों को भी ऐसा ही लगा कि शायद यह हत्या नहीं बल्कि एक दुर्घटना है। लेकिन फोरेंसिक टीम की जांच रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पुलिस को दाल में कुछ काला नजर आया और केवल कुछ ही घंटों के अंदर पुलिस ने हत्या की गुत्थी को सुलझा दिया। जब अपने पिता के अंतिम संस्कार में रिया को बुलाया गया तो उसने जाने से इनकार कर दिया, जिससे साफ साबित होता है कि रिया के मन में अपने पिता का मरने का कोई भी अफसोस नहीं था, कोई भी पछतावा नहीं था। और वहीं दूसरी तरफ प्रवीण के माता पिता को इस प्रेम प्रसंग के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। प्रवीण ने भी अपने बयान में खुलासा किया कि उसने जयकुमार जैन को मारकर अपना बदला लिया है, क्योंकि बेटी के पकड़ा जाने के बाद उसने मुझे भी धमकी दी थी और दूर रहने के लिए कहा था। प्रवीण बताता है कि जयकुमार जैन हमारे रिश्ते को खुश नहीं देखना चाहते थे, इसलिए अक्सर वह रिया को मारा करते थे और यह बात प्रवीण को बिल्कुल पसंद नहीं थी। और अंत में प्रवीण और रिया ने मिलकर एक खौफनाक हत्याकांड को अंजाम दिया। पुलिस ने सारे सबूत और गवाहों के आधार पर इस केस की चार्जशीट फाइल की और रिया को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के कोर्ट में सारे सबूतों और गवाहों के साथ पेश किया गया और कोर्ट के आदेश के बाद रिया को बाल सुधार कारावास भेज दिया गया। लेकिन प्रवीण बालिग था, उसकी उम्र 19 वर्ष थी, इसलिए उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया और सारे सबूत और गवाहों को देखते हुए प्रवीण को हत्या का आरोपी बताते हुए उसे जेल भेज दिया गया। प्यार में पड़े दोनों ने एक भले इंसान की हत्या करने के लिए एक परफेक्ट मर्डर प्लान किया था, लेकिन शायद उसकी किस्मत में जेल की रोटी ही लिखी थी और दोनों अपने किए की सजा काल कोठरी में गुजार रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई हो तो प्लीज इस चैनल को अभी ही सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से मुझे बहुत हौसला मिलता है। और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे एक लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं किसी दूसरी क्राइम की कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।